बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। वो बचपन से सुना आ रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसमें ये बात बिल्कुल 100% सादिक आती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और एक तरफ हम मना रहे हैं गोल्डन जुबली, आईने पाकिस्तान 1973 के दस्तूर की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उन्होंने ये उनके दौर हुकूमत में उनकी काविशों से ये दस्तूर बना था, इसमें कोई शुबा नहीं। जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है, क्योंकि ये पहला दस्तूर है पाकिस्तान का जो कि अब तक बरकरार है 50 साल गुजरने के बावजूद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक दस्तूर मौजूद है। उस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, इस पर दो राय हो सकती हैं, बल्कि यकीनन नहीं होता। और बहुत सारी इसमें शिक्के हैं जिसमें होना चाहिए। इससे पहले 1956 का दस्तूर आया, 1947 में पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और बड़ी तगदौ के बाद 1956 में दस्तूर बना, 9 साल के बाद। लेकिन उस दस्तूर को ठीक 2 साल के बाद 1958 में अयूब खान साहब ने लगाया मार्शल्लाह और उस दस्तूर को चलता किया। वो पार्लिमानी दस्तूर था, पार्लिमानी जमहूरियत थी, लेकिन बदकिस्मती कि उसको नहीं चलने दिया गया और उसके तहत इंतखाबात नहीं होने दिए गए। और अगर इलेक्शन हो जाते और उस दस्तूर पे अमल होता तो उसके बाद ना मार्शल्लाह ना लगता तो पाकिस्तान कभी भी 2 लख्त ना होता। पाकिस्तान अगर 2 टुकड़े हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान की सरजमीन को बेआइन रखा गया, दस्तूर के बगैर रखा गया और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के जरिए उसको रूल करने की कोशिश की गई। उसके बाद अयूब खान साहब आए, 11 साल वो रहे और फिर उन्होंने एक अपना ही दस्तूर बनाया। जाहिर है एक डिक्टेटरशिप में, फौजी मार्शल्लाह में क्या दस्तूर बनना था। उन्होंने एक दस्तूर बनाया 1962 का सदारती दस्तूर, उसको कहते सदारती निज़ाम था और वो सब कुछ सदर अयूब खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो भी हालात ख़राब होते गए। फिर याह्या खान को उन्होंने अपना इक़्तिदार उनके हवाले किया और 1958 से थ्रू आउट सिर्फ 47 से 56 ये तो एक साइड पे रखें और उसमें भी मेरा ख्याल है 7 वज़ीर आज़म तब्दील किए गए। 1947 से 56 तक 7 वज़ीर आज़म 9 सालों में तब्दील किए गए। और कई दिन ऐसे भी आए कि सुबह कुछ और होता था और गवर्नर जो हैं वो तो सुबह दोपहर शाम तब्दील हो जाते थे। इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा था। और ये सिकंदर मिर्ज़ा, जिसको मीर जाफ़र और मीर सादिक, बल्कि मीर जाफ़र ख़ानदान से ही थे, और उनका वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और महल्लाती साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान को यहाँ तक ले आई कि अयूब खान का मार्शल्लाह, अयूब खान के मार्शल्लाह के बाद फिर याह्या खान का मार्शल्लाह और ये 58 से ऑनवर्ड 71 तक ये बरकरार रहा। 58 टू 68 13 ईयर्स, 13 साल मार्शल्लाह। और इस 13 साल मार्शल्लाह का नतीजा निकला कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश बन गया। मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ और ये बाकी बचा कुचा पाकिस्तान हमारे पास बचा। उसके बाद फिर जो है अयूब खान साहब और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उन्होंने इक़्तिदार संभाला क्योंकि शेख मुजीब उधर जीते थे, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी और वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अक्सरियती जमात को, इलेक्शन जीतने वाली जमात को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, शेख मुजीब साहब को नहीं बनाया गया और उसका नतीजा हमने भुगत लिया। फौजी ऑपरेशन भी किया गया, ताकत का बेदरग इस्तेमाल भी किया गया मशरकी पाकिस्तान में, ढाका में, बांग्लादेश में, जो इस वक्त बांग्लादेश मौजूद है, लेकिन उसका कोई असर नहीं निकला। और बांग्लादेश के जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम कहना चाहिए, मशरकी पाकिस्तान के अवाम जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना अलग वतन ले लिया। आज वही वतन हमसे तरक्की के एतबार से, मईशत के एतबार से, हर एतबार से हमसे कोसों आगे है, कोसों आगे, बहुत आगे है और स्टेबल है। जबकि हम उसके बाद भी नहीं सीखे, उसके बाद भी हम लड़ लड़ के एक दूसरे का गिरेबान फाड़ के, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाइयों ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाइयों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जो लड़ाइयाँ आज तक जारी हैं और कोई भी इससे सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने फिर दस्तूर दिया और दस्तूर बनाया और ये एक उनका एक बेहतरीन, उनके कैरियर का बेहतरीन काम है। और आज तक अगर पाकिस्तान महफूज है तो उसी दस्तूर की वजह से है। लेकिन उस वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को भी फांसी दे दी गई और दुनिया की तारीख में कभी एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि दफ़ा 109 मुशावरत के मशवरा करने के पादाश में किसी को 302 यानी कि 302 जो मेजर पेनल्टी जो है, मेजर बड़ी सज़ा, जो सज़ाए मौत दे दी जाए, लेकिन दे दी गई। उसकी वजह ये थी, कहा जाता था कि कब्र एक है और बंदे 2 हैं, ज़ियाउल हक साहब उतरेंगे या फिर भुट्टो साहब उतरेंगे। तो उन्होंने भुट्टो साहब को उतार दिया क्योंकि ज़ियाउल हक साहब ताकतवर थे। ये उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने एक भलाई की या भलाई हो गई तो उन्होंने दस्तूर को ख़त्म नहीं किया।
दस्तूर को मुअत्तल किया। 1973 को वो बरकरार रहा और फिर 1985 में दोबारा जुज़वी तौर पर बहाल हुआ और 1988 में फिर मुकम्मल तौर पे दस्तूर बहाल हुआ। उसके बाद फिर दस्तूर के साथ खेल खेला जाता रहा। 58(2) भी लगा दी गई, सदर ममलिकत को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दे दिया गया। उसके बाद जो 200 दूर है, सदर इसाक खान साहब ने भी 2 दफ़ा ये इख्तियार इस्तेमाल किया, 2 दफ़ा असम्बली तोड़ी। सदर फारूक खान लगाई साहब ने भी ये इख्तियार इस्तेमाल किया, उन्होंने भी असम्बली तोड़ी। ज़ियाउल हक साहब ने इख्तियार इस्तेमाल किया, उन्होंने भी असम्बली तोड़ी। तो एक मजाक बनाया गया था, फिर वो भी निकाला गया और वो शक ख़त्म कर दी गई। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी दस्तूर को मुअत्तल किया, ख़त्म नहीं किया, मनसूख नहीं किया। ये भी एक भलाई थी। और उसके बाद फिर जैसे वो अपना इक़्तिदार उनका गुल हुआ, उसके बाद फिर दस्तूर बहाल हुआ और तब से लेके अब तक दस्तूर बहाल है। लेकिन ये सारी मैंने तारीख इसलिए आपको बताई है, ये पहला मौका है। पहले तो दस्तूर जो है वो पामाल करते थे, मिलिट्री डिक्टेटर, फौजी हुक्मरान जो हैं वो पामाल करते होते थे दस्तूर को, वो दस्तूर को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन ये जो खासतौर पर रजीम चेंज के बाद हुआ, 11-9-10 अप्रैल से लेके 9-10 अप्रैल पिछले साल 22 से लेके आज तक जो कुछ हो रहा है, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो पामाल कर रहे हैं हुक्मरान, सियासतदान, पार्लिमान, वजीर आज़म, उनकी काबीना, वो पामाल कर रहे हैं। 29 नवंबर से पहले तो बाजवा साहब थे, उनका बड़ा असर रसूख था और वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन 29 नवंबर के बाद तो वो जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर दस्तूर पे अमल नहीं हो रहा और दस्तूर को दबाया जा रहा है और उसकी अपनी मनपसंद तशरीह की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जा रहा है, चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस साहिबान, उनको भी नहीं माफ़ किया गया। बाकी तो छोड़ें, जर्नलिस्ट तो, मीडिया, ये तो खैर बहुत ही आसान हदफ है, बेज़र लोग हैं, इनको तो जब चाहें कर लिया जाए। लेकिन अब तो हमला जो हो गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किस लिए हुआ कि उन्होंने सिर्फ इतना गुनाह है उनका कि उन्होंने कहा है कि दस्तूर पे अमल करते हुए, दस्तूर पाकिस्तान पे अमल करते हुए, जिसमें लिखा हुआ है और जो बनाया ही इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने है, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद के दस्तखत हैं, JUI मौलाना नूरानी साहब के दस्तखत हैं, बलूचिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों के दस्तखत हैं, ANP वली खान साहब के दस्तखत हैं, उन्हीं के दस्तखत हैं और उन्हीं सब रहनुमाओं के, उन्होंने ये दस्तूर बनाया। उस दस्तूर को वही जमातें इस वक्त पामाल कर रही हैं। एक तरफ गोल्डन जुबली मना रही हैं, 50 साल तकरीबात मना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि खालक जमात है इस दस्तूर की, बिल्कुल उसको क्रेडिट जाता है। लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नवाज को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कहने की जुर्रत नहीं रखते कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और इस इलेक्शन के इनकाद में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना की जाए। और अगर आपने ये रुकावट खड़ी की और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, अगर आपने इसमें डिले किया, इसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वही खालिक जमात, 1973 की खालिक जमात एक तरफ गोल्डन जुबली मना रही है, दूसरी तरफ उसी दस्तूर को पामाल करने वाली हुकूमत का हिस्सा है और उस पर किसी किस्म का कोई खुलकर रद्द अमल का इजहार नहीं कर रही। तो 2 और 2 4 की तरह एक कॉल दे दी जाए, 1 मैसेज, एक कन्वे, 2 लफ्जी मैसेज कन्वे हो जाए जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से इलेक्शन नहीं होते। लेकिन मसला यह है कि पॉलिटिक्स चल रही है और इस वक्त अगला जो इक़्तिदार की अगली कुर्सी है, अगला इक़्तिदार का केक है, वो क्योंकि उसमें खतरा है, वो हाथ से खिसकता जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी तक मसलहतों का शिकार है, अवामी नेशनल पार्टी मसलहतों का शिकार है। एक वाहिद जमात अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो एक साइड पे खड़ी है, वो रेजिस्ट कर रही है, लेकिन वो क्या फैसला करती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो दस्तूर पाकिस्तान मौजूद है, पुकार रहा है, ललकार रहा है और इल्तिजाएं कर रहा है कि मुझ पे अमल करें, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा और इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। न सिर्फ ये इलेक्शन नहीं करवाया जाए बल्कि उसके बाद भी फिर दस्तूर जो है वो शहरी आज़ादियाँ देता है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत फराहम करता है, हर तरह की आज़ादी फराहम करता है, जमहूरियत का बोलबाला करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम जो पिछले 1 साल में जितनी भी शहरी आज़ादियों को पामाल किया गया, मीडिया को दबाया गया, TV चैनल बंद किए गए, सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया और उन पर तशद्दुद किया गया, शहीद अशरफ शरीफ का कत्ल हुआ, ये सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक मौजूदा हुकूमत को खबरदार नहीं किया और ना ही उनको कभी रेड कार्ड तो बहुत दूर की बात है, येलो कार्ड भी नहीं दिखाया। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो एक ऐसी सियासी जमात
एक ऐसी सियासी जमात के को वो मिराज को आगे लेके चल रहे हैं जिस पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, जिसके बानी ने दस्तूर भी दिया और फिर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी रखी। लेकिन उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जमहूरियत की खातिर उनको भी शहीद किया गया, दहशतगर्दी का निशाना बनी। फिर उसके बाद बाकी जो उनके मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए, शाहनवाज भुट्टो कत्ल हुए, ये सब कुछ होने के बावजूद अभी तक जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी जमात के साथ बैठी है जो जमात कहती है कि ना मैंने दस्तूर को मानना है, ना मैंने सुप्रीम कोर्ट को मानना है, ना मैंने जजेस को मानना है, बल्कि वो सीना तान के वो कर रहे हैं और उनके साथ मौलाना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये लम्हा फिक्री है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए लम्हा फिक्री है। एक तरफ वो क्लेम करते हैं और जो दुरुस्त क्लेम करते हैं, लेकिन उसके बाद आगे जो प्रैक्टिकल है, अमल है, उस पर आके मामला खराब हो जाते हैं। तो पिछला एक साल जो है, एक तरफ या तो फिर आप दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाएं, या फिर आप अगर मनानी है तो फिर आप जो इस वक्त आइन शिकन है, आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की बात नहीं मानी जा रही, फिर आप उनके साथ ना बैठें। अगर आप उनके साथ भी बैठेंगे और गोल्डन जुबली में मनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप मसलहतों का शिकार हैं और 2 महीने के इख्तियार की खातिर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल जी, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, मामलात को संभालने के लिए। संभल नहीं रहे मामलात और हालात दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं। और जब से फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और 14 मई की तारीख दी है, वो ज़ाहिर 90 दिन तो गुजर गए, 14 मई की तारीख दी हुई है और आज फंड रिलीज होने हैं। तो देखना है कि आज वजारत खजाना फंड रिलीज करती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन को रुकवाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना साहब का ख्याल है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। उनका मुतालबा है कि पहले नवाज शरीफ साहब को या तो रिंग में वापस ले आए, नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए और फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन अगली बात शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज मुख्तलिफ धड़ों में शिकार है और धड़ेबंदियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरदार महताब अब्बासी साबिक गवर्नर रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के नामवर और टॉप क्लास लीडर थे, उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। और उसके बाद इकबाल जफर झगड़ा गवर्नर रह चुके हैं और सीनियर मोस्ट रहनुमा, उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अरबाब खिजर को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया, मुफक्कर खान, इसाल खान को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि वो उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया। वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जनाब कल के लोग आ रहे हैं और आप मुहाजराइयाँ भी कर रहे हैं, हर इदारे से टकरा रहे हैं, तो इस तरह आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि हर जगह पे यही कुछ हो रहा है। मुस्लिम लीग नवाज लोग टिकट वापस कर रहे हैं और उम्मीदवार मिल नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार, उन्हें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि किस उम्मीदवार को हम टिकट दें और किस को ना दें, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है सारे मामला को। मुस्लिम लीग नवाज का घर उजड़ चुका है और सियासी घर जो है वो उजड़ चुका है और टिकटें वापस हो रही हैं, लोग टिकट वापस कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी फरमाएं, बल्कि कहा जा रहा है कि गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, एक टिकट आप हमसे लेंगे तो हम आपको साथ वाले हल्के की फ्री में टिकट दे देंगे। तो ये भी हो रहा है। तो बहरहाल ये यहाँ तक मामला पहुँच चुका है और इमरान खान साहब को आज फिर एक दफ़ा फिर पॉलिसी मेरा ख्याल राना साहब को पसंद नहीं आ रहा और शहबाज शरीफ साहब को, मरीम साहबा को फिर ख्वाहिश और हुक्म आया है कि नहीं, इमरान खान साहब को डोज दी जाए, क्योंकि वो अपनी नहीं महदूद नहीं हो रहा है। उन्होंने फिर 1 साल की जो चार्जशीट की है, उसमें चार्जशीट दी है, उसमें वाइट पेपर में बहुत कुछ उन्होंने बातें कर दी हैं और उन्होंने बता दिया कि उन्हें कब तक पता था कि उनके खिलाफ साजिश कब से हो रही थी और मिडल ईस्ट के हुक्मरान ने इमरान खान साहब को बता दिया था कि तुम्हारा आर्मी चीफ यानी कि बाजवा साहब तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं और तुम्हारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। क्या आपको इल्म है? इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन बाद में पता चला कि बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे थे। तो ये भी होता है और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने वाइट पेपर भी शाया किया 1 साल के अख्ताम पर। तो जनाब देखते हैं कि अब आज क्या होता है। आज वफाकी काबीना का इजलास, पार्लिमान का इजलास, लेकिन इलेक्शन करवाने से इनकारी, दस्तूर की खिलाफ वर्जी, दस्तूर को पामाल किया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे मामला बढ़ते हैं, लेकिन बिल आखिर दस्तूर को तो मानना पड़ेगा। आईन पाकिस्तान से इनहराफ मुमकिन नहीं है। वो खा आप प्यार मोहब्बत से उस पर अमल कर लें, 100 जूते खाए बगैर या फिर 100 जूते खाने के बाद। ये 100 जूतों की बात नहीं है, अब 1000 जूते और 1000 प्याज। इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।